अरे छोटी, तुम्हें पता है मैं तुमसे 10 अधिक हूँ। कोई बात नहीं, मैं छोटी ही सही, पर हम तुम दोनों मिल जाएं तो एक बड़ी सी संख्या 74 बना सकते हैं। पर बड़ी, ये तो बताओ, क्या कोई मेरा मान बता सकता है? हंसमुख, देखा ये संख्याएं अपने ऊपर कितना गर्व कर रही है। हाँ, इन्हें नहीं मालूम हमने 7वीं कक्षा में इस तरह की ढेरों पहेलियां हल की हैं। जैसे 2 संख्याओं का योग 74 है। उनमें से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। वे संख्याएं कौन सी हैं? हमें 2 शर्तें दी गई हैं। पहली, एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, तथा दूसरी शर्त, उनका योग 74 है। यहाँ पर यदि हम छोटी संख्या को x मान लें, तब बड़ी संख्या है x से 10 अधिक, अर्थात x जमा 10। दूसरी शर्त है संख्याओं का योग 74 है। अतः x जमा 10 बराबर हुआ 74, या 2x जमा 10 बराबर हुआ 74। 10 का पक्षांतरण करने पर हुआ 2x बराबर 74 घटा 10, जो हुआ 2x बराबर 64। दोनों पदों को 2 से भाग करने पर x बराबर हुआ 64 बटा 2। अब x बराबर हुआ 32 के, अर्थात छोटी संख्या है 32 तथा बड़ी संख्या है x जमा 10 यानी 32 जमा 10 यानी 42। अरे, इन दोनों ने तो हमारा मान पता लगा लिया, और वो भी एकदम सही। पर छोटी, जब एक संख्या का मान हो घटा 7 बटा 3 और उसके मान के दुगने में कुछ जोड़ा तो मिला 3 बटा 7। अब क्या कोई बता सकता है कि तब उस संख्या में क्या जोड़ा गया था? सुना हंसमुख, क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? नहीं, ये तो जरा हटके समस्या है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ, तुम जरा ध्यान देकर समझना। यहाँ संख्या का मान है घटा 7 बटा 3, तो इसका दुगना हुआ 2 गुना घटा 7 बटा 3, जो आया घटा 14 बटा 3। अब क्योंकि इसमें कुछ जोड़ने पर मिला 3 बटा 7, माना ये जो कुछ जोड़ा है वह है x, यानी x जमा घटा 14 बटा 3 बराबर है 3 बटा 7। अब घटा 14 बटा 3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर यह आया x बराबर 3 बटा 7 जमा 14 बटा 3। अब दाएं पक्ष में हर का एलसीएम लेकर हल करने पर x का मान आया 9 जमा 98 बटा 21, जो कि हल करने पर आया 107 बटा 21। ओहो, तो इस प्रकार घटा 7 बटा 3 के दुगने में यदि 107 बटा 21 जोड़ा जाए तो हमें 3 बटा 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, एकदम ठीक। अच्छा, अब मैं तुम्हें अनु और उसकी मम्मी की कल की बातचीत बताता हूँ। कल अनु की मम्मी अनु से गणित की पहेली पूछ रही थी। गणित की पहेली? वो कैसी पहेली?
वो कह रही थी कि अनु की मम्मी की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का जोड़ 66 वर्ष हो जाएगा। हसमुख, क्या तुम दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हो? अच्छा, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले तुम यह मान लो कि अनु की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो अनु की मम्मी की वर्तमान आयु हुई 3 गुनी, यानी 3x वर्ष। अब 5 वर्ष बाद अनु की उम्र क्या होगी? x जमा 5 तथा 5 वर्ष बाद अनु की मम्मी की उम्र हुई 3x जमा 5। अब अनु और अनु की मम्मी की 5 वर्ष बाद की आयु का योग हुआ x जमा 5 जमा 3x जमा 5, यानी 4x जमा 10, जो कि दिया है 66 वर्ष। अर्थात 4x जमा 10 बराबर 66 हुआ। अतः 4x बराबर आया 66 घटा 10। इस प्रकार 4x बराबर हुआ 56। अब x बराबर आया 14 के, यानी अनु की वर्तमान आयु हुई 14 वर्ष तथा अनु की मम्मी की वर्तमान आयु हुई 3 गुणा 14, यानी 42 वर्ष। तो देखा, इस प्रकार 5 वर्ष बाद अनु की आयु होगी 14 जमा 5 बराबर 19 वर्ष तथा 5 वर्ष बाद अनु की मम्मी की आयु होगी 42 जमा 5 बराबर 47 वर्ष, यानी 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग हुआ 19 जमा 47 बराबर 66 वर्ष। चलो एक और समस्या हल करते हैं। ये देखो, इस समय मेरी जेब में है ये 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है। और 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात है 3:5। तो तुम प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। ये तो काफी डिफिकल्ट प्रश्न लगता है। डिफिकल्ट लगता है, पर है नहीं। देखो, 50 रुपए तथा 20 रुपए के नोटों में अनुपात दिया है 3:5। तो माना 50 रुपए के नोट है 3x और 20 रुपए वाले नोट हुए 5x। बस बस, अब तो मैं भी हल कर लूंगा। कुल नोट हैं 25। 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या है 3x जमा 5x, यानी 8x। तो शेष नोट हुए 25 घटा 8x, अर्थात 10 रुपए वाले नोट हुए 25 घटा 8x। अब 50 रुपए वाले नोट हैं 3x, यानी ये हुए 150x रुपए। 20 रुपए वाले नोट हैं 5x, यानी ये हुए 100x रुपए। और 10 रुपए वाले नोट हैं 25 घटा 8x, और ये हुए 25 घटा 8x गुणा 10 रुपए बराबर 250 घटा 80x रुपए। इस प्रकार कुल धन हुआ 150x जमा 100x जमा 250 घटा 80x। जो कि आया 170x जमा 250 रुपए। और हमें यह ज्ञात ही है कि तुम्हारे पास कुल धन है 590 रुपए। तो इस प्रकार
170x जमा 250 बराबर आया 590 के। इस प्रकार 170x बराबर हुआ 590 घटा 250 के। तो x का मान आया 340 बटा 170, अतः x का मान आया 2। तो इस प्रकार तुम्हारे पास 50 रुपए वाले नोट हैं 3 गुणा 2 यानी 6। 20 रुपए वाले नोट हैं 5 गुणा 2 यानी 10 तथा 10 रुपए वाले नोट हैं 25 घटा 8 गुणा 2 जो हुए 25 घटा 16 जो हुए 9 नोट। एक्सीलेंट हसमुख, लगता है संख्याओं के बीच में रहते हुए तुम काफी इंटेलिजेंट हो गए हो। हाँ, पर एक बात और, इस समस्या को हल करने के बाद लास्ट में हमें इसका वेरिफिकेशन भी करके देखना चाहिए कि हल सही भी है या नहीं। तो क्योंकि यहाँ 50 रुपए वाले नोट हैं 6, तो इनका मान हुआ 300 रुपए। 20 रुपए वाले नोट हैं 10, इनका मान हुआ 200 रुपए तथा 10 रुपए वाले नोट हैं 9, तो इनका मान हुआ 90 रुपए। यानी कुल रुपए हुए 300 जमा 200 जमा 90 जो आए 590 रुपए। और इतने ही रुपए मेरे पास हैं। तो हो गया ना वेरिफिकेशन। ये तो अच्छा रहा, वेरिफिकेशन भी हो गया तथा निश्चिंतता भी हो गई कि हमारा आंसर सही है। आगे से मैं एग्जाम में वेरीफाई करके भी देखा करूंगा। वेरी गुड। अब देखो हसमुख, अब तक हमने जो भी समस्या हल की उनमें एक ही पक्ष में चर उपस्थित था। आओ अब हम कुछ ऐसी समस्या हल करते हैं जिनमें दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। सबसे पहले समझाने के लिए एक सरल सी समीकरण को हल करते हैं। माना समीकरण है 2x घटा 3 बराबर x जमा 2। तो यहाँ 2x बराबर हुआ x जमा 2 जमा 3, अर्थात 2x आया x जमा 5। अब x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर आया 2x घटा x बराबर 5, अर्थात x बराबर आया 5। ये तो बहुत सरल है। सरल तो है, परंतु ये सदैव ध्यान रखना कि चर के पक्षांतरण के समय या अचर के पक्षांतरण के समय उसके आगे के चिन्ह में भी परिवर्तन करना है। आओ इससे संबंधित एक समस्या हल कर देखते हैं। राम की आयु रहीम की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु रहीम की आयु की 3 गुनी थी। तो दोनों की आयु ज्ञात करो। ये तो मैं कर लूंगा भैया। माना रहीम की आयु है x वर्ष, तो राम की आयु हुई 2 गुनी यानी 2x। अब 5 वर्ष पहले रहीम की आयु हुई x घटा 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पहले राम की आयु हुई 2x घटा 5 वर्ष। अब ये तो हमें दिया ही गया है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी थी। तो अब हम समीकरण बनाते हैं, यानी 2x घटा 5
बराबर हुआ 3 गुणा x घटा 5। अब यहाँ दोनों पक्षों में चर उपस्थित है, अतः 2x घटा 5 बराबर है 3x घटा 15 के। अब यहाँ देखो, दोनों ही पक्षों में यानी बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी चर उपस्थित हैं। अब हम इन चरों को एक ही पक्ष में करेंगे। अब 2x को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 3x घटा 2x बराबर है 15 घटा 5, यानी x बराबर 10। अतः रहीम की वर्तमान आयु हुई 10 वर्ष तथा राम की वर्तमान आयु हुई 2x यानी 2 गुणा 10 बराबर 20 वर्ष। समझ गए ना? चलो अब हम एक और ऐसी ही एक चर वाली समीकरण को सरल रूप में बदलते हैं। माना हमारे पास समीकरण है 6x जमा 1 बटा 3 जमा 1 बराबर x घटा 3 बटा 6। इस समीकरण में भी दोनों पक्षों में चर उपस्थित है, परंतु बाएं पक्ष में उपस्थित इस व्यंजक में हर उपस्थित है तथा दाएं पक्ष में उपस्थित इस व्यंजक में भी हर उपस्थित है। हाँ, पर हर देखकर डरो नहीं। इस समीकरण में सबसे पहले दोनों पक्षों के हर को ध्यान से देखो और फिर इनका लघुत्तम ज्ञात करो। यहाँ 6 और 3 का लघुत्तम आया 6। तो अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को इस लघुत्तम से गुणा करते हैं, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को 6 से गुणा करने पर हमें मिलता है 6 गुणा 6x जमा 1 बटा 3 जमा 6 गुणा 1 बराबर 6 गुणा x घटा 3 बटा 6। अब इसको हल करने पर मिलता है 2 गुणा 6x जमा 1 जमा 6 बराबर x घटा 3, जो आया 12x जमा 2 जमा 6 बराबर x घटा 3 के। अब तो तुम भी इसे आसानी से हल कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, अब आगे मैं अच्छे से हल कर सकता हूँ। 12x जमा 8 बराबर हुआ x घटा 3। अब x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 12x घटा x जमा 8 बराबर हुआ घटा 3। अब 8 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर 11x बराबर हुआ घटा 3 घटा 8 के। तो 11x बराबर हुआ घटा 11 के, तो x बराबर हुआ घटा 1। और हाँ, अब आई सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की बारी। उत्तर की जांच के लिए लास्ट में हम वेरिफिकेशन करके भी तो देखते हैं। तो यहाँ बाएं पक्ष में x का मान घटा 1 रखने पर आया 6 गुणा घटा 1 जमा 1 बटा 3 जमा 1, जो कि हल करने पर आया घटा 2 बटा 3। दाएं पक्ष में x का मान रखने पर दायां पक्ष हुआ घटा 2 बटा 3, अर्थात बायां पक्ष LHS बराबर आया दायां पक्ष RHS, अर्थात हमारा हल सही था। वेरी गुड। तो इस तरह की समीकरण को हल करने से पहले हम इसको सरल बना लेते हैं। हाँ, कई बार कुछ समीकरण
जब रैखिक नहीं होते तब हम उसके दोनों पक्षों को उपयुक्त व्यंजकों से गुणा कर रैखिक समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। परंतु आपने मुझे ऐसी कोई समस्या तो समझाई ही नहीं। अच्छा, इस समीकरण को देखो, जिसके बाएं पद में व्यंजक रैखिक नहीं है, हम इसको एक रैखिक समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। वो कैसे? इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम सबसे पहले बाएं पक्ष में स्थित व्यंजक के हर को ध्यान से देखते हैं। यहाँ इसका मान है 2x जमा 3। फिर समीकरण के दोनों पक्षों को इससे गुणा कर देते हैं। तो अब हम यहाँ समीकरण के दोनों पक्षों को 2x जमा 3 से गुणा करते हैं, जहाँ 2x जमा 3 बराबर नहीं है 0 के। अब गुणा करने पर हमें मिलता है x जमा 1 बटा 2x जमा 3 गुणा 2x जमा 3 बराबर 3 बटा 8 गुणा 2x जमा 3। अब बाएं पक्ष में अंश और हर में 2x जमा 3 के कैंसिल होने से हमें मिलता है x जमा 1 बराबर 3 गुणा 2x जमा 3 बटा 8। अरे वाह! अब तो यह हमें एक रैखिक समीकरण मिल गया है जिसे हम हल करना जानते हैं। यहाँ दोनों पक्षों को 8 से गुणा करने पर हमें मिला 8 गुणा x जमा 1 बराबर 8 गुणा 3 गुणा 2x जमा 3 बटा 8। अब दाएं पक्ष में 8 से 8 कैंसिल हुआ, तब हमें मिला 8 गुणा x जमा 1 बराबर 3 गुणा 2x जमा 3, या 8x जमा 8 बराबर 6x जमा 9, या 8x बराबर 6x जमा 9 घटा 8, अथवा 8x बराबर 6x जमा 1, या 8x घटा 6x बराबर 1, या 2x बराबर 1। अतः x बराबर 1 बटा 2। तो इस समीकरण का हल हुआ x बराबर 1 बटा 2। अब लास्ट में आई फिर से वेरिफिकेशन की बारी। तो यहाँ बाएं पक्ष में x बराबर 1 बटा 2 रखने पर हमें मिला 1 बटा 2 जमा 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 जमा 3, जिसे हल करने पर मिलता है 3 बटा 2 के बटा 4 यानी 3 बटा 8। और समीकरण का दायां पक्ष भी है 3 बटा 8। अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। चलो हसमुख, चलते चलते अब तुम्हारी परीक्षा हो जाए। माना मेरे पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग है 77 रुपए, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? हमने आज एक चर वाले रैखिक समीकरण की ढेरों समस्याएं मिलकर हल की हैं, इसलिए ये समस्या तो मैं चुटकी बजाते ही हल कर लूंगा। समस्या में यह दिया गया है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो इसी हिंट का प्रयोग करते हुए माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है x, तो इसका मतलब हुआ कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हुई 3x। अब क्योंकि यह दिया गया है कि उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपए है, तो सबसे पहले बात करते हैं 5 रुपए वाले सिक्कों के मूल्य की। 5 रुपए वाले सिक्के हैं x, अतः इनका मूल्य हुआ 5 गुणा x यानी 5x रुपए। इसी प्रकार 2 रुपए वाले सिक्के हैं 3x, अतः इनका मूल्य हुआ
2 गुणा 3x यानी 6x रुपए। अतः 6x जमा 5x बराबर हुआ कुल मूल्य 77 रुपए के। अतः 11x बराबर हुआ 77 रुपए, या x बराबर हुआ 77/11, अर्थात x बराबर आया 7। अर्थात 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हुई 7 तथा 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हुई 3x। अब x का मान रखने पर यह हुआ 3 गुणा 7 यानी 21, अर्थात 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हुई 21। और अब आती है बारी उत्तर की जांच की। यहाँ 2 रुपए वाले कुल सिक्कों की संख्या हुई 21, जिनका मूल्य हुआ 42 रुपए। इसी प्रकार 5 रुपए वाले कुल सिक्के हैं 7, जिनका मूल्य हुआ 35 रुपए, यानी कुल सिक्कों का मूल्य हुआ 77 रुपए। तो देखा किस तरह हम कुछ प्रैक्टिस करने के बाद एक चर वाले समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। वाह भैया वाह, तुमने तो मुझे अब एक चर में एक घात वाली समीकरण में पूरा एक्सपर्ट बना दिया।